दोस्तों, आप सबों को आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि ये जो सीरीज चलेगी रोज़ एक सेट चलेगा और जिसमें कि 20 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो आज है सेट नंबर 2, इससे पहले मैं सेट नंबर 1 करा चुका हूं। आप उस एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ ही 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा। तो और ये जो बता दें कि ये जो पीडीएफ है, ये जो मैं आज डिस्कस करूंगा, इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 220 हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। What principal will amount to 220 rupees in 2 years at 5% per annum simple interest। तो यहाँ देखना ये है कि यहाँ पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कितने मूलधन पर। यहाँ देखिए गौर करना, ये यहाँ कंफ्यूज बच्चे इसी में रहते हैं कि पूछ क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन में जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहता है, ये मूलधन ब्याज का क्वेश्चन रहता है, उसमें कितना बच्चे ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है ये कितने मूलधन पर, यानी कि आपका मूलधन ये पूछ रहा है। ये जो मूलधन यही पूछ रहा है, मूलधन पता करना है। यहाँ पूछ रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है व्हाट प्रिंसिपल, ये आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना। तो कैसे निकलेगा, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू इन 2 years एट 5% पर एनम। ठीक है, कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो है बन जाता है कितना, ₹220। ठीक है, 220 रुपीज़ बन जाता है। कितने साल में, यानी कि टाइम। ये सीखने के जो अगर आप बिगिनर हैं तो लिख लें, डेटा को लिख लें कौन क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पहचानना जरूरी है कि रेट कौन है, टाइम कौन है। ठीक है, ये पहचानना जरूरी होता है। तो अगर इस तरह से लिख देते हैं तो आपका गलती का संभावना, गलती का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, अगर बिगिनर हैं तो। अगर बिगिनर नहीं है तब तो फिर फटाक से ये निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 years, ये हो जाएगा हमारा। ये डेटा इतना ही है, और कुछ है, रेट है 5%। ठीक है, ये पूछ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला है और निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मैं अलग मेथड बताऊंगा, कारण कि ट्रेडिशनल मेथड तो हर जगह पढ़ते ही हैं। इसको निकालना है। देखिए कुछ टेबल है परसेंटेज का, उसको आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अब ये 5% है, तो 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे। ठीक है, इसको 20 से काटेंगे, 20 बार में काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो ये हमेशा इस तरह का जो डेटा है ना, हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो कुछ परसेंटेज का टेबल है, ढेर सारा परसेंटेज का कुछ टेबल है, उसको आप याद कर लें, ताकि आपको हमेशा ये निकालने का टाइम नहीं बर्बाद हो। ये निकालने में आपको टाइम हमेशा नहीं बर्बाद करना। ये हमेशा काट के ये प्रोसेस नहीं गुजरना है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आएगा, इस तरह का डेटा हमेशा आएगा। तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि डायरेक्ट 5% है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगर परसेंटेज का टेबल आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर दें। कमेंट में आप लिख दें कि हमको परसेंटेज का टेबल चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में परसेंटेज का कुछ टेबल बना के पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूँगा। आप इस पर कमेंट करना। ठीक है, और उसको याद करना ज़रूरी है। इससे याद करने से होता है क्या है कि आपका टाइम बहुत बचता है। एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जब भी किसी का परसेंटेज आप निकालते हैं किसी का, तो ये जैसे रेट है, रेट 5% है, तो रेट 5% किसका 5%,
इस प्रिंसिपल का ही तो 5% है, यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा तभी तो इसका 5% निकालते हैं, यानी ये टोटल होगा और इसका कुछ हिस्सा ये है 5%, है ना। तो प्रिंसिपल को आप 100% मान लें, ठीक है। यानी टोटल जो है प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 5%। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो अगर इस 20 का 5% निकालिएगा ना तो ये 1 आ जाएगा। देखिए निकालते हैं, 20 × 5/100, ठीक है। ये 5 से बार में कट गया, बराबर 1 आ गया। वही उसी तरह से किसी का भी ले लें, अगर मान लीजिए 20, मान लो कोई और परसेंटेज लेते हैं 4%, ठीक है, 4% लिया, इसका अगर 1/25 होता है ये फ्रैक्शन में, तो इसका 25 का 4% ही होता है ये 1। देख लो, निकाल के देख लो, 25 × 4/100, ठीक है। ये 4 बार में कटेगा, 4 कट के आ गया 1। तो इसी का ये परसेंटेज होता है, ठीक है। ये इसका जो परसेंटेज होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ठीक है, जो अंश है उसी का परसेंटेज। आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी फ्रैक्शन आप जैसे चेक कर लें, आप दिखा देते हैं। जैसे मान लें आप ले लें, आप एक ले लें, मान लो सपोज 12 × 1/2% है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन तो ऐसे आप निकालिएगा तो याद करना पड़ेगा, ऐसे इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो इसका 8 का इतना % निकालेंगे ना तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए आप निकाल के देखते हैं, 8 × इसका फ्रैक्शन, ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको ख़त्म करते हैं पहले। 12 × 24 = 25/2, ठीक है। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए ये 4 बार में, ठीक है, 4 से ये 25 बार में, 25 कट गया तो 1 आ गया। आया कि नहीं? यानी आप इस तरह से आप देखेंगे कि जितना भी परसेंटेज है उसका जो ये डिनोमिनेटर होता है, इसका परसेंटेज ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो आ जाता है। यानी कि जो हर है उसका अगर परसेंटेज ये वाला निकालते हैं तो उसका अंश आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्यों बताए, इसके बताने के पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है, अब आते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे है रेट दिया हुआ है 25%, तो 5% का हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो आप जो ये नीचे का जो परसेंटेज ये ऐसे जो क्वेश्चन में जो रेट है 5%, ये 5% किसका निकाल के बता रहा है, ये 5% किसका 5%, किसी परसेंटेज आपको बताते हैं जैसे कि इतना परसेंट, इसका इतना % प्रॉफिट हुआ, तो किसी के ऊपर परसेंटेज आप निकालते हैं ना। तो फिर ये जो परसेंटेज का जो वैल्यू निकलेगा वो किसका निकलेगा, प्रिंसिपल का ही पे ही तो निकाला जाएगा, मूलधन पे ही तो निकाला जाएगा, ठीक है, मूलधन पे ही निकाला जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आप, तो यहाँ पे इसका 5% है 1, ठीक है। तो यहाँ 5% किसका निकालना है, मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का। तो इसको मान लें कि ये जो है आपका मूलधन है। क्या है ये, मूलधन या फिर प्रिंसिपल, ठीक है, ये मान लें, ठीक है। यानी आप प्रिंसिपल को मान लिए 20, ठीक है। निकालना प्रिंसिपल ही है, लेकिन यहाँ अभी माना हुआ है, सपोज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपका प्रिंसिपल है, यानी ये 20 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 20 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसका 5% निकाल देंगे, ठीक है, उसका रेट लगा के, जो रेट होता है, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, इस पे अगर रेट निकाले यहाँ पे 5%, तो ये ऊपर वाला जो 1 है वो है क्या, जो रेट 5% निकालते हैं वो क्या उससे निकलेगा, उससे वही इंटरेस्ट निकलेगा ना। अगर रेट को अगर सिंप्लीफाई करके निकाल देंगे प्रिंसिपल पर तो वही तो इंटरेस्ट पता चलेगा। यानी ये आपका हो गया इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपका हो गया ये इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और ये क्या आपका हो गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो आपके पास क्या क्या पता चल गया, अभी ये सब सपोज किया हुआ है, माना हुआ है, ठीक है। बताने में टाइम जा रहा है लेकिन ये बहुत ही स्पीड में काम करता है। देखिए प्रिंसिपल आपका पता लग गया 20,
इंटरेस्ट पता चल गया क्या 1। जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, तो अगर अमाउंट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा इस हिसाब से। अगर इतना डिटेल है तो अगर हम इस हिसाब से अमाउंट निकालना चाहें तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 21। अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन हो जाएगा 21। अब क्या है देखिए, हमारा क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, ये रियल वाला है, इसको माना हुआ नहीं, ये रियल है। और हम जो मान के निकाले हैं मिश्र धन वो ये है। तो इसका कहने का मतलब हुआ जिस तरह से आप x मानते हो तो x बराबर लिखते हो, तो उसी तरह से ये 21 बराबर ये जो है 21 का जो रियल में वैल्यू ये है 220, ये है ना, रियल में ये वैल्यू है। तो 21 का वैल्यू है 220। तो आप इसका निकालिएगा, किसका, 20 का वैल्यू निकालिएगा। 20 जगह 220 अपॉन 21 इंटू 20, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये निकलेगा। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन के हिसाब से ये तो अमाउंट बना 2 साल का ना, ये तो 1 ही साल का निकला हुआ है। अगर 2 साल का पहले इसमें देना पड़ेगा, जैसे प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट 1 आया 1 साल में, क्योंकि 5% तो पर एनम है, यानी हर एक साल 5%। तो 1 साल निकालेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 साल का निकलेंगे तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा इंटरेस्ट। तो इस तरह से अब बना सकते हैं। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट 21 है, ये सपोज किया हुआ है, माना हुआ है, इसका वैल्यू रियल में दिया हुआ है 220। तो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, ये निकालना है ना। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। सॉरी, तो ये 22 का वैल्यू है, 22 का वैल्यू है, तो 20 का वैल्यू निकालना है, यानी ये प्रिंसिपल हमको पता करना है। जिस तरह से ये अमाउंट का वैल्यू ये हो जाएगा, तो उसी तरह से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, एक ही के नियम से, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। उस तरह से निकालेंगे तो ये जाएगा 22 अपॉन 20, ये काट देंगे एक बार में 100, तो हो जाएगा 2000 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2000 नहीं है, ओहो यहाँ 100 लिख दिया ना, सॉरी, 10 बार में 200, ये आंसर हो जाएगा। तो बनाने का बहुत सारा मेथड है, एक और मेथड बताते हैं। ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड बताते हैं। इस मेथड को आप, दूसरा मेथड कहाँ बताएं, चलो इसको मिटाते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड कैसे बनेगा, ये 5% क्या दिया है, रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है। और 2 साल अगर रेट निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10%, ठीक है। तो 10% टोटल यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगा। ये जो रेट है, रेट तो 5% पर एनम है ना, लेकिन 2 साल का अगर निकालेंगे तो 10% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी 10% आप कहोगे टोटल इंटरेस्ट। परसेंटेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज में बात करें, जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज ये 100 रुपया हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, यानी मूलधन, ठीक है, और आपका 10 रुपया, ये मान लो 20 रुपया ले लेते हैं, 20 रुपया हो गया ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। तो हम पूछेंगे कि ये ब्याज जो है मूलधन का कितना परसेंट है, तो क्या आप कहिएगा, परसेंटेज अगर आप निकालिएगा तो 20/100 इंटू 100 करेंगे तो ये 20% आ जाएगा ना, 20%, ठीक है। तो ये ब्याज जो है 20% है, ठीक है। उसी तरह से ये 10% है ना ब्याज, ठीक है। तो मूलधन क्या हो जाएगा 100%, ठीक है, 10%। और ये मिश्र धन है, यानी कि आप मूलधन में अगर ये जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो 110% हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मिश्र धन ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 220, ठीक है, 220। अब हमको क्या निकालना है, ये प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है। ये प्रिंसिपल है 100%, ठीक है। अगर इस मेथड को आप समझ में नहीं आ रहा तो आप बताइएगा। अगर स्पेशली परसेंटेज का जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, अगर आप बोलिएगा तो हम परसेंटेज का एक कंप्लीट वीडियो ले आएंगे,
ठीक है। परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से डिटेल में समझ में आएगा, समझाएंगे वहाँ पे ये कैसे होता है। अगर आप नए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बहुत भयंकर ट्रिक है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, ठीक है। तो आप ये हो गया। तो 100% का वैल्यू निकालना है तो वही यूनिटेरी मेथड यानी एक एक नियम से आप इसको निकाल सकते हैं। बराबर 220 अपॉन 110% इंटू 100%। परसेंट कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा आंसर 200। हो गया हमारा आंसर। तो कई मेथड से बन सकता है, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्या बोलता है। बोलता है यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए तो दोनों समयों में कितना अंतर होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ 800 किलोमीटर इज कवर्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टाइम। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों समय का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है, टाइम का डिफरेंस। तो पहले एक फॉर्मूला याद कर लें। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड दिया हुआ है, ठीक है, और दो अलग अलग मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये पहले वाला भी क्वेश्चन में बताएं इस तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब पहले वाला ये सेट 1 में इस तरह का कॉन्सेप्ट एक बार बता चुका है। अगर डिस्टेंस ये है और एक बार आप जो है जाते हैं S1 स्पीड से और दूसरी बार मतलब आप लौटते हैं S2 स्पीड से, ठीक है, और जाते वक्त T1 टाइम लगा, आते वक्त T2 टाइम लगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है, यानी दूरी बराबर, ये दूरी है, ठीक है, ये समय है, मतलब T2 है, ये समय है, ठीक है, ये है चाल, ये भी है चाल, ठीक है, चाल। तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है, मतलब डिस्टेंस बराबर होता है। अगर कहेगा कि टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, S1 इंटू S2, डिफरेंस S1 माइनस S2, डिफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है, इंटू T1 प्लस T2। ये हो गया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, टोटल टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा एक और रहेगा कि ये डिस्टेंस फिक्स दिया हुआ है, वही स्पीड, मतलब यही केस सिचुएशन ये रहेगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर देगा कि इधर से जो टाइम गया और उधर से जो टाइम आया, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, मतलब अलग अलग टाइम में आया, ठीक है। टोटल मतलब उसमें जो डिफरेंसेस हैं, तो मतलब कुछ डिफरेंस दिया है कि दोनों में इतना का अंतर है, ठीक है, तो उसको तब होगा D बराबर S1 इंटू S2। क्वेश्चन बनाने जब लगेंगे ना इस पर बैठा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू T1 डिफरेंस T2, ये हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर पूछ रहा है तो इसमें बैठा देंगे ना। आप इक्वेशन जानते होंगे, ये पूछ रहा है ना, ये T1 माइनस T2 पूछ रहा है, ये गुना में है, तो डायरेक्ट इसको इधर भेज दिए डिस्टेंस की तरफ, इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, तो T1 माइनस T2 बराबर T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन S1 इंटू S2, यही ना होगा। इक्वेशन आप सॉल्व करिएगा तो ऐसा ही बनता है ना, S2
बस इस पर बैठा दीजिए, बन गया आंसर। ठीक है, ये बताने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, जब आपको आ जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। तो डिस्टेंस कितना दिया है 800। ठीक है, S1 S2 यानी कि ये दोनों जो स्पीड है दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और दोनों ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो 50 × 40 इस पे बैठा दिए। ठीक है, अब कट पेटा के जो भी आ जाएगा वही डिफरेंस आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 5 से 16 बार में, 4 से काट दीजिए 4 बार, हो जाएगा क्या पूछ क्या रहा था, अरे डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, तो ओह सॉरी, यहाँ पर फॉर्मूला में गलती हुआ ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 16 बार में 4 बार में, फिर से बैठा देते हैं, और जो हो गया। ठीक है, इस पर बैठाना है, इस पर पुट करना है 800 × S1 - S2, 50 में 40 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा अपॉन S1 × S2 यानी 50 × 40। अब काट दें 0 0 0 0, 5 से काट दें 16 बार में, 4 से काट दें 4 बार में, टोटल हो गया 4 आवर यानी कि 4 घंटा, 4 आवर 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा की आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लेना डायरेक्ट। आप जब याद रहता ना, ये अगर याद रहता, यूज टू आप रहेगा, हैबिचुअल रहेगा, तो आप डायरेक्ट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं था। डायरेक्ट करते 800 × अगर डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस कर देना है, डिफरेंस पूछ रहा है ना तो डिफरेंस कर देना है। ये हो जाएगा 10 और ये जाएगा 50 × 40, बस हो गया। 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, 16 बार में, ये 4 बार में, हो जाएगा 4 आवर आंसर। कुछ लगा, सिर्फ इतना में हम बनाए, समझाने में बड़ो इतना लगा टोटल। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ बनाए एक्चुअल में तो कितना लगा, इतना लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, आप ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो ग्रुप में दिया हुआ है, अरे ये मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रुप में PDF सेंड करेंगे और बीच में क्वेश्चन देते रहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी साइकिल से 3 किलोमीटर 600 मीटर दूरी 3/4 घंटे में तय करता है, उसकी गति ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में कहता है अ मैन कवर्स 3 किलोमीटर 60 मीटर इन 3/4 आवर, फाइंड हिज स्पीड। स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड अगर पूछता है, ठीक है, स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना है, ये टोटल है, ये टोटल है डिस्टेंस, ये है 3 किलोमीटर 600 मीटर। तो 3 किलोमीटर तो है, लेकिन एक है 600 मीटर। तो यहाँ देखिएगा, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो उसको करना पड़ेगा ना। और आंसर आपका क्या चीज़ में दिया, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप किलोमीटर में चेंज कर दें। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर में 1000 से डिवाइड करते हैं, 0 0 काट दें, इसको मत काटिए, ये मत काटिए, काटने से आप टाइम बर्बाद करेंगे। जब अगर नीचे 10 रहे ना तो बिल्कुल भी ना काटें, डायरेक्ट हो जाए, जितना 0 है उतना डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, हो जाएगा वही। ठीक है, ये हो गया, तो ये किलोमीटर हो गया। ठीक है, और पहले था 3 किलोमीटर, अब दोनों एक ही जाति का हो गया, मतलब एक ही ग्रुप का हो गया। तो एक ग्रुप का है तो अब ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर प्लस 0.6 किलोमीटर, इसको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा 3.6 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। टाइम क्या करा है, 3/4 आवर। ठीक है,
3/4 आर, बस बैठा दें, पुट कर दें, वैल्यू पुट करें, अपॉन 3/4 करेंगे तो 3 ऊपर 4 चला जाएगा, बस डेसिमल का हटाओ, नीचे 10, 12 बार में। अब क्या बोले कि कितना भी जब नीचे 10 बच जाए तो बिल्कुल भी मत काटो, डिवाइड मत करो, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। इसको 2 बार में करेंगे ये 5 आ जाएगा, फिर पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। जब नहीं डिवाइड होगा, हम जानते हैं नहीं पूरा पूरा डिवाइड होगा, बस 10 को छोड़ दो। तो 12 चौक ये टोटल ऊपर गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। और हम अभी बताए जितना ज़ीरो नीचे, जितना ज़ीरो उतने डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दो, डेसिमल बैठा दिए, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, सॉरी, कह रहा है ललित के पास 500 रुपये थे, उसने 1/4 यानी 1/4 बहन को दे दिया और शेष का 1/5 खर्च किए। शेष धन कितना है, शेष कितना बचा, अब कितना है, मतलब कि वो बहन को कुछ दिया, कुछ खर्चा किया, तो ये सब करने के बाद अब उसके पास कितना बचा, ये पूछ रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ललित हैड 500 रुपीज़, ही गेव 1/4 टू हिज सिस्टर एंड स्पेंट 1/5 of the remaining, find remaining money। तो रिमेनिंग मनी पता करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग मनी कैसे पता करेंगे, देखिए उसके पास टोटल कितना है 500, सिस्टर को कितना दिया, सिस्टर को कितना दिया, इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये सही है। सिस्टर को कितना दिया, उसने 1/4 बहन को दिया, 1/4 सिस्टर को दिया। तो किसका 1/4, ये जो उसके पास जो पैसा है ना, उसके पास जो मनी, उसका 1/4, तो इसका आप 1/4 निकाल दें। किसी का 1/4 निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना बार में कट के हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 है ना, तो 2 5 125, यानी इतना रुपया अपनी बहन को दे दिया। अपनी बहन को कितना दिया, ये वाला, ठीक है, अपनी बहन को इतना दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि जो बचा हुआ है शेष का, ठीक है, बनाने का अलग अलग तरीका बताएंगे दोस्तों, ये पूरा डिटेल में पहले बता रहे हैं। शेष का जो बच गया उसका 1/5, यहाँ क्वेश्चन में इंग्लिश में भी बोल रहा है, एंड स्पेंट 1/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग पहले निकालेंगे, पूरा पहले समझा रहे हैं। रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग 500 माइनस 125, क्योंकि 125 तो बहन को दे दिया, सिस्टर को दे दिया, तो कितना बचा 500 100 करेंगे तो 400 ये 375 रुपये, ये बचा हुआ है, ये रिमेनिंग है, ये बचा हुआ है, ठीक है, शेष है, ये शेष है, ठीक है, शेष है, ये बचा हुआ अमाउंट है। अब कह रहा है इस बचा हुआ अमाउंट को वो 1/5 मतलब उसका खर्च करता है, यानी स्पेंड करता है। $375 रिमेनिंग, इसका 1/5 स्पेंड करता है। तो इसको करते हैं, पूरा डिटेल में पहले बताना, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। 75 यानी कि 75 रुपीज़ जो है वो खर्च किया, ठीक है, खर्च किया कितना 75 रुपीज़। अब कह रहा है शेष धन उसके पास कितना बचा, बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग मनी पूछ रहा है, रिमेनिंग मनी। तो भाई देखो इतना बहन को दिया, उसके बाद 75 खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च किया, टोटल कितना खर्च किया, टोटल किया है 125 प्लस 75, तो ये हो जाएगा ये 200 रुपीज़,
टोटल 200 रुपीज़ टोटल खर्च किया, टोटल स्पेन, टोटल स्पेन, ठीक है। अब है रिमेनिंग, रिमेनिंग पूछ रहा है, रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी कितना हो जाएगा, ये टोटल खर्च किया, टोटल है उसके पास था 500, उसमें खर्च किया 200, बच गया 300, ये 300 उसके पास बच गया, और यही पूछ रहा है कि बचा कितना है, ठीक है, बचा 300, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन क्या एग्ज़ाम में ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो टाइम ही बर्बाद हो जाएगा, फिर टाइम नहीं बचेगा, फिर पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है, क्योंकि समय का बहुत कीमत है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इतना सारा नहीं लिखना है, वहाँ पर बना के दिखाना तो नहीं है, क्योंकि बना के देखने के लिए तो कोई आएगा ना, वहाँ तो टिक, वहाँ तो मतलब ऑप्शन में से जो भी आंसर आएगा वो बताना है सिर्फ, उससे उसको मतलब है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको आप मिटा दें, ये ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आउटडेटेड तरीका हो गया। अब आपको बताएंगे अपडेटेड तरीका। अपडेटेड तरीका क्या है, बहुत सारा तरीका से बनेगा, जैसे आप फ्रैक्शन से बनाते हैं, ठीक है, टोटल, अच्छा फ्रैक्शन क्या है, कुछ चीज़ें सिखाते हैं। अगर बोलेंगे कि 1/4 खर्च किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है पता है, कि 3/4 बच गया, 1/4 खर्च किया, तो इसका मतलब ये जो टोटल 4 था उसके पास, उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो जब 4 में 1 खर्च कर दिया तो उसके पास बच गया 3/4, यानी इतना बच गया, ठीक है, बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सीख गए, अब उसी तरह से करेंगे, ये 500 टोटल है, 1/4 खर्च कर दिया, बहन को दे दिया, बहन के दिया तो बचा कितना, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें तो बचा कितना 3/4, अभी बताया। अच्छा ये बच गया, अब इसमें से वो खर्च कर देता है 1/5, फिर बचा कितना, तो इसका 1/5 खर्च करता है तो बचा कितना, तो इसका हो जाएगा 4/5, यहाँ लिख दिए 4/5, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर। देखिए दिखाते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 से 100, ठीक है, 4 कट गया, आ गया 300 रुपीज़ आंसर, बस आराम से निकल जाएगा। इतना शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही बनाना है एग्ज़ाम में, तभी आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि टाइम बहुत बहुत कीमती होता है, और आज के डेट में तो और भी क्वेश्चन टफ देते जा रहा है, पहले जैसा नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई एडिशन ये सब करना है। हाँ अब यहाँ क्या कह रहा है, 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेज़ों के बराबर है, यदि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपया है तो एक मेज़ का मूल्य क्या होगा, ठीक है, एक मेज़ का मूल्य पूछ रहा है। आगे इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इफ़ कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, ठीक है, हाँ क्वेश्चन ठीक है, हिंदी इंग्लिश ठीक है, एंड 1 चेयर कॉस्ट 36 रुपीज़, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, 1 टेबल का कॉस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि जो आपका 4 चेयर है, 4 चेयर है, इसका जो वैल्यू है, इसका मतलब इसका जो दाम है, कॉस्ट है, वो बराबर है, ऐसे करो 4CH, ठीक है, 4C इज इक्वल टू 3T, है कि नहीं, ये बोल रहा है। हम मान लिए दोस्तों कि एक जो टेबल है, मान लिए लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं, इक्वल टू C एंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल इक्वल टू T, ये मान लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक चेयर का जो कॉस्ट है, एक कुर्सी का जो मूल्य है वो है C, और एक टेबल का जो मूल्य है वो है T, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 कुर्सी का अगर दाम निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ
4 चेयर क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। एंड प्राइस ऑफ 3 टेबल क्या हो जाएगा, 3T हो जाएगा, 3T हो जाएगा। और कह रहा है कि ये दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी कि 4C इज इक्वल टू 3T। हिंदी वालों के लिए बताते हैं। हमने क्या किया, एक कुर्सी का दाम मान लिया, ठीक है, एक कुर्सी का दाम मान लिया, ये है एक माना कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर C है। उसी तरह से मान लिए एक टेबल का मूल्य मान लिए कितना T, और कह रहा है तो ये हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर 4 कुर्सी का दाम अगर पूछेंगे तो हो जाएगा 4C हो जाएगा कि नहीं। ये देखिए 4 कुर्सी का मूल्य जो हो जाएगा, कुर्सी का तो इंग्लिश जानते ही होंगे, 4 कुर्सी का मूल्य 4C हो जाएगा, और 3 टेबल का मूल्य 3T हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में बोले हुए 4 कुर्सी का मूल्य 3 मेज़ों के बराबर है। इंग्लिश में बोला है इफ़ कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स, ठीक है, बराबर है, तो इसको बराबर कर दीजिए, तो बराबर कर दिए। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये T को आप इधर भेज दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो उसके लिए एक प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी सीख पाइएगा कि C/T हम कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए, इसका ये रूल है, तो उसके लिए चैप्टर पढ़ना होगा। तो अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर एक प्रॉपर एक वीडियो ले आएंगे। तो 3/4 हम ज़रूर लाएंगे, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तब लाएंगे। 3/4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो एक मेज का ये कह रहा है यदि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपया है, ठीक है। अरे यहाँ तो दिए हुए एक कुर्सी का मूल्य 36, यार देखो इतना जाने का ज़रूरत ही नहीं है, और भी शॉर्ट में जाएगा, और भी शॉर्ट में चला जाएगा, छोड़ दो, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुर्सी का मूल्य तो दिया हुआ है, ठीक है, कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, मानने का ज़रूरत ही नहीं है। एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है 36 रुपया, ठीक है, 36 रुपीज़। तो उस तरह से 4 चेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 चेयर का जो प्राइस है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इतना करेंगे, 14 इतना हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है 144 का जो वैल्यू है, यही मूल्य जो 3 टेबल के बराबर है, यानी 3 टेबल का जो वैल्यू है वो 144, यानी 3 टेबल का दाम, 3 टेबल का दाम, 3 टेबल का जो प्राइस है वो 4 चेयर के बराबर है। 4 चेयर का तो वैल्यू 144 है, ये हो गया, ठीक है। तो एक मेज का है, तो एक मेज का निकाल दें यूनिटरी मेथड से, सिंपल है, इतना लिखने में टाइम नहीं बर्बाद करना है। इसको निकाल दें पहले, 3 8 4 बार 3 4 12 48, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम में ये सब लिखना नहीं है, लिखने की आदत ख़त्म करें, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं तो इतना लिखना नहीं होता है, ठीक है। मुझे तजुर्बा है ये सब चीज़ का, क्योंकि मैं बहुत सारा एग्ज़ाम निकाला हूँ, जैसे आप देख लें कि बैंक का प्री निकाला हूँ, ठीक है, बैंक का प्री निकाला हूँ, और ये जो आपका JNV KVS का जो टीचर का एग्ज़ाम होता है उसका प्री निकाला हूँ, ठीक है, बहुत सारा निकाला हूँ दोस्तों। बिहार विधान परिषद का जो ASO का होता है वो निकाला हूँ, ठीक है, सिविल कोड का UDC निकाला हूँ प्री, ठीक है, सबके मेंस में बैठा हूँ। बिहार पुलिस
और याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप देख लें, वहाँ को ये आपको बता रहे मुझे आइडिया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इतना लिखना नहीं है, कैसे बनाएंगे, जान रहे हैं कि 4 कुर्सी का मूल्य 3 मेज के बराबर है। तो 4 कुर्सी का मूल्य 3 मेज के बराबर, तो 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 144। तो 3 मेज के बराबर है, तो 1 मेज का मूल्य पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 8, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लिखना था। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है मोहन ने एक बैल 480 रुपया में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो। क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है मोहन बाउट एन ऑक्स फॉर 480 रुपीज़, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 12%। कहने का मतलब ये है कि खरीदा है, कोई बैल खरीदा है, ठीक है, एक बैल ऑक्स है, वो खरीदा, कितना में खरीदा, 480 रुपया में, 480 रुपीज़ में खरीदा। अब सोच रहा है कि इसको हम बेचें, और बेचें इस तरह से कि उसको प्रॉफिट हो जाए, और कितना का प्रॉफिट हो जाए, तो 12% का प्रॉफिट है। तो पहले ये बताइए, प्रॉफिट अगर कमाना है, ठीक है, 480 रुपया में वो खरीदा, अगर प्रॉफिट उसको कमाना है तो क्या इससे कम में बेचा जाएगा या इससे ज़्यादा में बेचा जाएगा, इससे कम में या इससे ज़्यादा में या इससे कम में, बताइए। इसको कमेंट में इसको जवाब दीजिए कि अगर हमको प्रॉफिट में बेचना है कोई भी चीज़ से को, तो जो ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, इससे ज़्यादा में बेचना है कि कम में बेचना है। तो इससे हमको ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो जाकर प्रॉफिट होगा, ठीक है, और प्रॉफिट ही पूछना है। लेकिन अब लेकिन क्वेश्चन कर रहा है हमको प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन कितना कमाना है, 12%, ठीक है, 12% प्रॉफिट। तो इसको हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ बनाएंगे। जो हमारा सीपी होता है ना, वो होता है 100%, ठीक है। ऐसे तो फार्मूला भी जान रहे होंगे, 100% होता है। तो हमारा कितना में बेचे, यानी एट वाट प्राइस शुड ही सेल, यानी एसपी पूछ रहा है कितना में बेचना है कि 12% पर। तो ये 100% है, 100% सीपी को 100% बोला जाता है। ये दिमाग बैठा लें कि सीपी को 100% बोला जाता है, हमेशा बैठा लें दिमाग में, सीपी को 100% बोला जाता है, ठीक है। तो उस पर कह रहा है कि 12% का हमको प्रॉफिट कमाना है, तो बेचना कितना होगा, अगर परसेंटेज की बात करें तो उसको बेचना होगा 112% में बेचना होगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 480 रुपया, 480 रुपीज़, और 112% का वैल्यू पता करना है। तो बस यूनिटरी मेथड, यानी कि एक नियम से इसको निकाल लेंगे, 480/100 इंटू 112, ठीक है। इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया। देखो दोस्तों, फिर वही बात आ गया, पूरा तो कटेगा नहीं, आप काटना चाहें तो पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि ये 5 आ जाएगा, फिर यहाँ आप काटिएगा तो जो आ जाएगा, तो 5 से तो ये सब कटेगा नहीं डिवाइड होगा। तो नीचे हम बताएंगे जब नीचे 10 रहेगा ना, तो आप मत काटिए, छोड़ दीजिए, बस ऊपर वाला को डिवाइड कर दीजिए, और एक अंक, एक डिजिट के बाद, क्योंकि 1 0 है तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल दे दें। अगर नीचे 100 रहता तो, यानी 2 0 है तो 2 0 के बाद, 2 0 के बाद आप डेसिमल बैठा दें। यहाँ ये देखिए, अब यहाँ गुना जल्दी कैसे करेंगे, आप अगर गुना करिएगा तो ये तो टाइम लगेगा, तो गुना कैसे करना है, तो इसको तोड़ दीजिए। 48 किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, जितना तोड़ सकते हैं, 12 चौक 48, हाँ 12 चौक 48, 48 को ऐसे लिख सकते हैं, और इससे गुना करना है आराम से। पहले बड़ा वाला से गुना कर दें, आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका टेबल जानते ही हैं तो इससे कर दें। 12 से 112 में गुना करते हैं, तो 12 दूनी 24 के 4 हो जाएगा, ठीक है, 24 के 4, और बाकी 2 हो जाएगा। 12 और 1 से गुना करें तो 12, 12 2 14 4, बाकी 1, फिर 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, 12 1 13, ठीक है, इतना। और ये 4 से गुना करना बाकी, फिर 4 से गुना करेंगे, अब 4 से गुना करना, तो 4 चौक 16 6, बाकी 1, 4 16 1 7 1 7, बाकी 1, 13 चौक 52, 52 1 53, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन नीचे 10 है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये छूट नहीं जाना चाहिए, नीचे 10 है, नीचे
15 है, यानी एक डिजिट के बाद दशमलव बैठेगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद बैठेगा, यानी 537.6, यानी 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल के बाद 0 कितना भी बैठाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको रिप्लाई करके हम अच्छा समझाएंगे, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन रहेगा, डाउट रहेगा, अगर ढेर सारा डाउट रहा तो मैं प्रॉपर एक वीडियो ही बना दूंगा किसी के भी डाउट पर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 50 मीटर है, घास लगाने का खर्च 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर है, कुल खर्च कितना होगा। जानते हैं दोस्त, जब मैं बहुत छोटा था ना, इस तरह का क्वेश्चन हमको समझ में ही नहीं आता था, जबकि कोई दम नहीं है, बस समझाने वाला चाहिए। अगर इस चैप्टर को समझने में आपको हमेशा परेशानी होता है तो आप कमेंट करना, इस चैप्टर का स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन को बताना है। ये सेट चल रहा है, मिक्स चैप्टर का सेट चल रहा है, मिक्स चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो वर्गाकार में इंग्लिश में क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर, कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग इज 30 पैस पर मीटर स्क्वायर, फाइंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, फील्ड बनाते हैं स्क्वायर की तरह, एक स्क्वायर है, ठीक है। ये कह रहा है इसका जो साइड है 50 मीटर है, तो आपको पता होगा दोस्तों, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसका साइड बराबर होता है। तो ये 50, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ठीक है, ये होता है। आप कह रहा है इस पर घास उगाना है, इस पर घास उगाना है, टोटल पूरे फील्ड में घास उगाना है, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना होगा, जबकि रेट बता दिया है, घास उगाने का रेट बता दिया है। जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो पूछते हो ना कि कितने कैसे दे रहे हैं आलू, तो बोलता है 50 रुपये किलो। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि कितना आलू लेना है। हाँ, तो 2 किलो आलू लेना है, तो 2 किलो आलू का दाम कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि रेट पता चला तभी तो आप जितना भी आलू लीजिएगा उसका टोटल दाम निकाल पाइएगा। तो इसलिए रेट यहाँ दे दिया। अब हमको उस तरह से अब इतना हमको लगवाना है घास, तो इसका हमको दाम निकालना है, तो कितना होगा। तो देखो हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पैसा है, पैसे में है, ठीक है, लेकिन आंसर जो है रुपीज़ में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करें, इसको जो है ना हम रुपया में बदल लेते हैं, या फिर बाद में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका एरिया है, एरिया उसको कह रहा है, ठीक है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया रहेगा उस पर खर्च बैठता है 30 पैसे, ठीक है। तो ये टोटल एरिया पहले निकाल देंगे, तो ये टोटल एरिया में कितना खर्च बैठेगा ये पता करना है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल लें, यानी एरिया निकाल लें, एरिया हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 30 पैसे खर्च होता है, तो 2500 मीटर स्क्वायर के लिए ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा में मल्टीप्लाई, कम में बटा, यानी कि फ्रैक्शन में कर देंगे, ये हो जाएगा। तो 75, ये पैसा है दोस्तों, क्योंकि ये पैसा था तो ये पैसा है। अब इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे, रुपीज़ में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारा आंसर आ गया 750 रुपीज़, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे कह रहा है ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 225 हो। तो देखो दोस्तों, आपको पहले बता रहे हैं कि आपका, हाँ इंग्लिश में पढ़ देते हैं, फाइंड द नंबर
हुज स्क्वायर इज 225। तो दोस्तों स्क्वायर आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आप जरूर याद करना है। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इस तरह से 50 तक आपको याद कर लेना है, ज़रूरी करना। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आगे की भी पढ़ाई में ये बहुत काम देता है, ये ज़िंदगी भर काम देगा। ये याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो याद रहता तो डायरेक्ट मार लेते हैं। जानते हैं कि ये जो 225 है ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। ये दे के निकल जाइएगा, ठीक है। अब नहीं तो सबका निकालते रहिए। 5 गुना 5 25, ये नहीं होगा। 10 गुना 10 100, नहीं होगा। 25 गुना 25 ले, इसका अगर नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा, तब हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो यहाँ फंस जाइएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पूछेगा हमेशा 1 से 50 तक के बीच में ही पूछेगा, उतना टफ नहीं पूछेगा। टाइम बचाना है। यहाँ क्या कर रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। यानी ये सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। हिंदी में भी वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना 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 तथा इतना में सबसे छोटा भिन्न कौन है, ये पूछ रहा है। देखो फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, अगर अंश, हमारा अंश जो होता है P/Q, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में होता क्या है, यानी भिन्न में होता क्या है कि जैसे ये सपोज मान लो कि 3 है, 3 बटे मान लो 5 कर दिया। अब इस 3 को हम जो है ना 6 से डिवाइड कर देते हैं। अब फिर 3 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप डिवाइड करने का, ये डिवाइड ही होता है, ये डिनोमिनेटर में जो रहता है ना वो डिवाइड ही होता है। तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर रहेगा ना उतना वो टोटल जो है ना छोटा हो जाएगा, मतलब वो सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि इस सबों में अगर बात करें, अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा तब, ठीक है, न्यूमरेटर से सेम रहेगा तब ये करना है कि देखेंगे कि नीचे वाला अगर न्यूमरेटर यानी अंश सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सबसे बड़ा है, डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब पता है दोस्तों, इस सभी फ्रैक्शन में, सभी भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन ये होगा। तो देखना है सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा तो वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3/10, 3/1000, 3/100, 3/10,000। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर में कौन है, ये है। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, 3 व्यक्ति क्रमशः 6, 8 और 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, वे पुनः कब साथ होंगे। 3 persons to take 6, 8 and 12 minutes पर राउंड यानी एक चक्कर लगाता है तो कोई भी फील्ड होगा। When will they meet again, वो आपस में मतलब एक साथ फिर से कब मिलेगा। मान लो दोनों शुरू किया है एक ही साथ, तो शुरुआत में तो दोनों आपस में साथ में था, एक दूसरे को मिला हुआ था, फिर दौड़ेगा तो दोबारा एक साथ सभी कहाँ मतलब कितना टाइम बाद मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल है भाई, ऐसा रहेगा, इसको रट ही लो। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो रट लो, ठीक है। बस एलसीएम निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए तो चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लो, 6, 8, 12। तो एलसीएम निकालना तो सब कुछ जानते ही होगा। तो इसका तरीका, एलसीएम निकालने का एक तरीका है, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 × 3 यानी आवाज गुणनखंड, ये जो 2/3। पावर भी याद करना है दोस्तों, पावर भी आपको याद करना है, कुछ का पावर याद करना है। जैसे चलो एक टेबल दे देंगे, आप बताना तो एक टेबल दे देंगे आपको, PDF बना के दे देंगे। 3 × 2 पावर 2, ये हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इस सभी में 2 जो है, 2 का सबसे बड़ा पावर ये है तो उसको लिख लो, इंटू 3 तो सेम ही पावर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 3 ले लो, बस ये हो जाएगा एलसीएम। 8 × 3 = 24 हो जाएगा एलसीएम। एक ये तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका, जो इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, उसको देखो और उसका टेबल पढ़ो,
उसका टेबल में से अगर ये दोनों डिवाइड कर देता है तो वही हो जाएगा आंसर। जैसे 12 है, सबसे बड़ा है, 12 को 6 तो डिवाइड कर देता है लेकिन 8 डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर इसका टेबल आप पढ़ें तो हो जाएगा 24, 12 का टेबल पड़ेगा 24, 24 को देखिए ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। और एलसीएम ही यहाँ पे निकालना है इस क्वेश्चन में, तो 24 मिनट ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 960 सैनिकों का भोजन 40 दिन के लिए, 1200 सैनिक के लिए यह कितने दिन चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, 900, हाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं, फूड फॉर 960 सोल्जर्स लास्ट 40 डेज, हाउ मैनी डेज फॉर 1200 सोल्जर्स। देखो, जब 960 सोल्जर था तो उसके लिए जब वो उस खाना को, जो उसके पास खाना था उसको जब खाता था तो 40 दिन तक टिक जाता था, 40 दिन तक वो खाना चल जाता था। लेकिन हुआ क्या, ये सैनिक बढ़ गया, ये जो सोल्जर है बढ़ गया, बढ़ के कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तब कह रहा है कि अब खाना कितना दिन तक चलेगा। तो देखो, सैनिक अगर बढ़ जाएगा तब तो जल्दी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, यानी पहले 40 दिन में ख़त्म होता था, लेकिन अब और उससे भी पहले ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन में देख लेंगे 40 से जो कम हो जाएगा, 40 से जो ज़्यादा रहेगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा बढ़ गया और उतना ही खाना है तो कम ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा, यानी 40 दिन से कम ही टाइम है, तो 40 दिन से ज़्यादा रहेगा तो वो आंसर नहीं कराएगा। तो ये तो सब तो 40 से कम ही है। चलो कोई बात नहीं, अब बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, तो यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ऐसे बनते हैं। देखो, अगर इस तरह का रहे क्वेश्चन, सैनिक वाला क्वेश्चन रहे, तो नंबर इनटू डेज, ठीक है, बराबर, यानी कि N1 इंटू D1 बराबर N2 इंटू D2, बस बैठा दे, ठीक है। सैनिक हो या आदमी हो, n के जगह पर m लिखो, M1 M2, ये फार्मूला है। डिटेल फार्मूला और बताते हैं, M1, चलो इसी जो है वही कर, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, बस बैठा दो, बना दो। M1 कितना है, यानी कि M1 का मतलब पहले आदमी कितना था, 960, पहले कितना दिन में चलता था, D1 का मतलब दिन, ठीक है, डे 40 चलता था, बराबर। M2 अब कितना आदमी आ गया, 1200, अब कितना, यही तो पूछ रहा है कि 1200 है तो कितना दिन में चलेगा। इसी को हम x मान लेते हैं, x का वैल्यू, D2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 960 अपॉन 1200, इधर चला जाएगा डिवाइड होकर, इसको काट लो, आ जाएगा आंसर 0 0 0 0 बरेट 96 8 चौक 32, आ गया आंसर। बस ऐसे ही बनाना है। टाइम कितना बचा, वो एक ही नियम से, जो यूनिटरी मेथड से कितना कोई बनाता है वैसे नहीं बनाना है, बहुत टाइम बर्बाद होगा। अब यहाँ क्या कहता है, यहाँ कह रहा है ग्राफ बेस्ड डेटा, अच्छा ग्राफ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी में कबड्डी से कितने प्रतिशत खिलाड़ी अधिक हैं। हॉकी में मतलब एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में सबका डेटा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे ये डेटा दिया हुआ है स्विमिंग वाले का जो तैरता है, ये कबड्डी वाले का, ये हॉकी वाले का, और ये फुटबॉल वाले का, और ये क्रिकेट वाले का, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंट आर हॉकी प्लेयर्स मोर देन कबड्डी प्लेयर्स, यानी जो कबड्डी प्लेयर है, कबड्डी प्लेयर का जो भी है उससे कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन, हॉकी वाला। यानी हॉकी वाला ऑब्वियस की बात है कि ज़्यादा रहेगा, तभी तो पूछ रहा है कि वो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ है हॉकी वाला, तो हॉकी वाला सीध में जाएंगे तो कितना है, तो 18 है, ठीक है। यानी हॉकी वाला कितना लोग है, 18, ठीक है। कबड्डी कौन है, ये है कबड्डी वाला के सीधे जाएंगे तो 12 हो जाएगा। कबड्डी कितना है, 12। अब ये कबड्डी 12 है, हॉकी वाले 18 खिलाड़ी हैं, तो बोल रहा है ये हॉकी वाले कितना परसेंट ज़्यादा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो ऐसे 6 ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये इस 6 का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट, तो जिससे ज़्यादा होता है ना उसको नीचे कर देते हैं बस। तो
तो 6/12% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया, तो ये 2 बार में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 2 से, ये 50 बार में आ गया 50%। 50% ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 15 × 10 × 5 सेंटीमीटर, मतलब वही दिया हुआ है, यानी कि लेंथ आपका दिया है, लेंथ जो सबसे बड़ा होता है वो लेंथ होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहली बात, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं, ये है क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो बाहर वाला जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये है, ठीक है, और ये है बाहर वाला, ठीक है, और ये पीछे वाला भी दीवार होगा, ठीक है, पीछे वाला भी दीवार होगा, ये पीछे से, और ये वाला दीवार, ठीक है, और नीचे वाला दीवार। इन सबों का क्षेत्रफल क्या होगा मिला के टोटल, ये बाहर, ये आगे वाला भी दीवार, ये वाला जो है, इन सबों को मिला के टोटल जो क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे, यानी एरिया को जोड़ेंगे, इन सबों के सतह सरफेस का जब एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला आप याद कर लें। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। बस फार्मूला बैठा दे बन जाएगा। L का मतलब लंबाई हिंदी वालों के लिए, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, इंग्लिश वाले जान रहे होंगे। तो 2 × L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। 2 × L हो गया 15 गुना B हो गया 10 प्लस BH यानी कि 10 गुना H का मतलब, BH का मतलब ही होता है B × H। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि 10 BH लिखा हुआ है, BH तो इसका मतलब 10 और H हो गया 5 तो ये हो जाएगा 105। ऐसा नहीं है, साथ में ऐसा नहीं है, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है। ये अलजेब्रा का टॉपिक है, क्यों होता है ऐसा अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, बताइएगा। तो वो ऐसे तो मैं लाऊंगा ही कभी, लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसको प्रायोरिटी बेस में रखूँगा और उसको जल्दी लाऊंगा, अलजेब्रा भी अगर सीखना है तो 10 × 5 + 5 × 15, बस इसको निकाल दें। 2 ये होगा 150 + 50 + 75 75, यानी इसको 8 करेंगे तो हो जाएगा, इसको 8 करेंगे तो हो जाएगा 200, इसमें 200 में 75 8 करेंगे 275। बस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 से सुना, बाकी 1 7 2 27 54 1 55, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस ये फार्मूला पे ही बनता है, फार्मूला याद रहेगा, फटाक से बन जाएगा। चलो आगे कह रहा है 0.022 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल 66 हो जाए। मल्टीप्लाई 0.022 बाय व्हाट नंबर टू गेट 66। कह रहा है कि ये जो 0.022 है, इसमें क्या गुना करें, इसमें क्या गुना करें कि गुना करने के बाद जो बराबर आए,
जो बराबर आए वो 66 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इसमें जो है सिंपल है कि आप सिर्फ x रख दें, बाकी काम ख़त्म हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, x का वैल्यू निकालना जानते हैं तो तुरंत बना लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो उसके लिए वीडियो लाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। तो x बराबर 66/0.022, डेसिमल उड़ेगा तो डेसिमल के बदले में 1 और जितना डिजिट है उतना 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 22 से काटेंगे 3 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आंसर ये हो जाएगा। ये पीपीटी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, 11,1111 को संख्या में लिखिए। राइट 11,111 इन नंबर्स। 111 लास्ट में 11 होना चाहिए दोस्तों। देखो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। 11,1111 लास्ट में 11 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लास्ट में 11 ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये नहीं है लास्ट में 11। ठीक है, ये तो दशमलव के बाद 00 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो ख़त्म। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब ये 2 कहाँ से आ गया, 2 तो कहीं आएगा ही नहीं, ये ख़त्म। ठीक है, अब इसमें और इसमें है, क्या कह रहा है, 11,000 यानी 11,000 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 11 है, उसके बाद इसके बाद जो ना 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, ये 11 ले लिए, इसके बाद 3 डिजिट है। ठीक है, अब कह रहा है 1100। 1100 का मतलब क्या हुआ, 11,000, 1111, 1111, 1100 का मतलब क्या हुआ, 11 हो गया, इसके आगे 2 डिजिट होना चाहिए। 1111 का मतलब हो गया 11 11। ठीक है, तो आप यहाँ बैठा दें। ठीक है, तो 11,000 कर लीजिएगा, तो ये इकाई नहीं से 1000 तो है, लेकिन 1100 नहीं है, ये 11 है लेकिन 1100 नहीं, 100 के बदले में आगे 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए ये नहीं आंसर होगा। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो एग्ज़ाम में हम बनाने के लिए फिर सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये मार देंगे। आप चेक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, 11 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4, तब 11,000, 11,1111। ठीक है, दोस्तों यहाँ गलती है क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हिंदी में क्या है, 11,1111 पूछ रहा है, और इंग्लिश में क्या है, राइट 11,111। यहाँ कुछ और, इंग्लिश में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। बता सही रहे थे लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ हो जाएगा 11,100, 11,100, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, 100 हो जाएगा, यहाँ 111, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100, अब बनेगा। ठीक है, 11,000, तो 11 हो जाएगा, 1000 का मतलब आगे 3 डिजिट होना चाहिए, 100 तो ये 1 हो जाएगा, और इसके आगे 2 डिजिट होना चाहिए, 11 तो 11 हो जाएगा यहाँ। तो इस दोनों को, इस सबको जोड़िएगा तो 11 1 1 1 ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे, ये तो बताए, ऐसे हम गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट, इतना को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 12। तो ये तो हल्का है, आप डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, सीधे इसको डिवाइड कर दिए, एक बार में 12 कट गया, 1 0 फिर 0, ठीक है, नहीं लगा, फिर 0 1 बड़े 8 96, तो
5 2 12 चौक 48, ठीक है, 12 में 60 गया, 4 कट गया, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c तो a/c यानी a रेशियो c का c ज्ञात करें। इंग्लिश में कह रहा है इफ़ 2a = 3b एंड 4b = 5c फाइंड a/c। तो सिंपल है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, 2a = 3b, ठीक है। तो a/b का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3/2। ये आप जान रहे होंगे कैसे आया, a/b बराबर 3/2। ये इक्वेशन है, इक्वेशन अगर नहीं जानते हैं तो इक्वेशन के लिए एक वीडियो बनाएंगे। ऐसा करेंगे, एक इक्वेशन बनाने का ही एक वीडियो डाल देंगे, आप बस कमेंट करना तब डालेंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, पढ़ाई खुद भी पढ़ाई करते हैं तो इसलिए टाइम रहता नहीं, तो कीमती टाइम देते हैं दोस्तों, तो अगर ज़रूरत रहेगा तभी डालेंगे। बहुत टाइम लगता है, ये सारा जो है ना, ये सारा तैयारी जो है ना, तैयार जो किए हैं PDF ये खुद किए हैं, बहुत टाइम लगता है और पढ़ना भी होता है। और ये है 4b = 5c, इसको करेंगे तो b/c हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो अब कह रहा है a/c का वैल्यू पूछ रहा है, a/c, तो a/b की तो दिया हुआ है, ठीक है। b का वैल्यू, लेकिन देखिए a/b का वैल्यू दिया है 3/2, ठीक है, और b/c का वैल्यू दिया है 5/4। तरीका और भी है लेकिन सिंपल तरीका बताते हैं। कह रहा है a/c का वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसमें करना क्या है, b का जो है यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ b का 5 दिया है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों ये b इक्वल हो जाए। तो b इक्वल होने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 10 बना देंगे, यानी इसको 2 से गुना कर दें, इसको 2 से नीचे भी 2 गुना करें तो कोई गलती नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ से ही गुना करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 5 से, तो ये भी 10 बन जाएगा, b यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं 15/10 और यहाँ हो जाएगा 10/8, ठीक है। यहाँ a का वैल्यू 15 है, c का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो हो गया a/c, यानी a/c हो जाएगा 15/8, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि 16 के स्थान पर 61 लिखने से 20 संख्याओं का औसत 35 हो जाता है तो सही औसत क्या होगा। इफ़ 61 इज रिटेन इंस्टीड ऑफ 16, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स बिकम्स 35, फाइंड करेक्ट एवरेज। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कुछ नंबर था, ठीक है, कुछ नंबर था XYZ, कुछ भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, तो उसमें से एक नंबर था 61, और जब इसको लिखने के लिए दिया गया किसी को तो वो लिखा, उतारा, कहीं पे उतारा, तो इसको 61 के बदले में उल्टा लिख दिया गलती से, ह्यूमन एरर इसको बोलते हैं, गलती से तो लिख दिया। तो जब गलती से लिखेगा तो एक्चुअल वाला जो डेटा है वो तो चेंज हो जाएगा, असली तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो रियल में जो कह रहा है 16 के जगह पे 61 लिखने से टोटल 20 नंबर था, ठीक है, इस तरह से टोटल 20 नंबर था, ठीक है, ये टोटल 20 नंबर था, 20 गो नंबर था, 1 2 3 4 इस तरह से करते जाएगा, ये 20वां नंबर ये है। तो 20 नंबर का जो औसत है, जो ये गलती कर देने से, ये गलती करने से 35 हो जाता है, ठीक है। इसका जो औसत है, इसका जो एवरेज है वो 35 हो जाता है, ठीक है। 16 लिख देने से, 16 के स्थान पर 61 लिखने, सॉरी 61, ये तो सही वाला है, 61 ठीक है। तो ये एवरेज बन जाता है, एवरेज क्या बन जाता है 35, कब, जब 16 की जगह पर 61 लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि एक्चुअल एवरेज क्या होगा, यानी सही में एवरेज तो कुछ और होता अगर सही में लिखा जाता तो,
वो क्या होगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे। देखो एवरेज एक चैप्टर में हम लोग बनाते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट तरीका जो जल्दी कैसे बनेगा। आपने 16 के बदले में 61 लिख दिया, तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा नंबर लिख दिया। कितना ज़्यादा नंबर लिखा ये पहले पता कर लो। तो 61 और 16 तो 5 5 हो गया 4 45 नंबर उसको ज़्यादा दे दिया, जो कि वो रियल में है ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा दे दिया। और ये जब दिया तो इस कारण से 35 एवरेज हो जाता है। एवरेज का मतलब क्या हुआ है, इसको भी 35 मान लिया गया, इसको भी। एवरेज का मतलब यही होता है कि सभी का वैल्यू 35 है। ठीक है, इस तरह से सभी का वैल्यू 35 है। ये हो गया, ये हो गया। कब हुआ, जब 16 के बदले में 61 लिख दिया। तो एवरेज मतलब क्या होता है, बराबर बराबर सबको बांट दिया जाता है, जो भी वैल्यू जोड़ के आता है। ठीक है, तो ये तो 35 एक्स्ट्रा मिल गया, ये 35 ये 45 एक्स्ट्रा मिल गया। ये 45 जो है 20 में, जो 20 को जो नंबर है टोटल, उसमें बराबर बराबर से बट गया होगा। तो कितना कितना बटा होगा सभी को, तो यहाँ से देख लेते हैं कितना कितना बटा होगा। तो ये हो जाएगा 9 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, इसको काटेंगे, इसको डेसिमल में बदलो तो हो जाएगा 2.25 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना जो है ना सबों को मिल गया। ठीक है, एक्स्ट्रा मिल गया सबों को। तो एक्चुअल में एवरेज कितना होना चाहिए था, ये 35 है और सबों में से सबका 35 है, तो उसमें 2.5 घटा दो, 5 और ये जान हो गया 2 3, यानी 32.5 नहीं है आंसर। कहाँ गड़बड़ किया, तो यहाँ ये 2.25 है, तो यहाँ 2.25 लिखना चाहिए, गलती से यहाँ सिर्फ 5 लिखा गया। चलो 10 में से 5 घटा 5 और ये रहा 9 में 2 गया 7 2 3, ये हो गया आंसर 32.75, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ऑनलाइन में मैं थोड़ा न्यू हूँ पढ़ाने में, इसलिए बताते बताते किधर क्या लिख देता हूँ पता नहीं चलता है। तो खैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन तरीका आपको बहुत बढ़िया बता रहा है। नेक्स्ट, यदि x का 30% बराबर 72 है तो x का मान क्या हो जाएगा। सिंपल है, इफ़ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72 फाइंड x। सिंपल है यार, इसको कैसे बनाएंगे। 32% ऑफ x, 32% ऑफ तो x इंटू 30/100 कर दो, 72, 0 0 काट दो। ठीक है, हम बताए थे कि अगर पूरा पूरा नहीं कटता है ना, ये काट लो, यहाँ कट रहा है 2 24, तो x बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 240, ये आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन तो बनाना जानते ही होंगे, सिंपल है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है सिंप्लीफिकेशन, इसको बनाना है। एक सेकेंड, इसको ब्लैक कर देते हैं थोड़ा, ये बटे है ताकि आपको दिखे। ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ये ऊपर में हो गया, ये देखिए 2 होल 3/4, ठीक है, और यहाँ 1 होल 5/6। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूर्णांक में है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको कर दूँगा। तो 4 8 3 11/4 बटे में कर दो। पहले समझाने के लिए पूरा बता रहे हैं इसको। ठीक है, 11/6 डिवाइड बाई 7/8। अब तो कोई पूर्णांक में भी नहीं है, इसको जो है ना प्रॉपर वे में लिख ही डालो, क्योंकि क्या है, ये सिली मिस्टेक इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, का मतलब जान लो दोस्तों, इंग्लिश वालों, ऑफ होता है। ठीक है, का मतलब ऑफ। तो पहले ऑफ का ये काम होगा, पहले ऑफ का काम होता है, और पहले ब्रैकेट रहा है तो ब्रैकेट के अंदर का काम, तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे।
एक चीज़ और, ये जो बटे में बटे, इसको आप गलत ना हो उसके लिए आप ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे, ये ज़्यादा बेहतर है। बस भाई इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर काम पहले होगा, तो इसको करेंगे 12, 4 + 3, डायरेक्ट लिख दो 7/12 प्लस 5/7 डिवाइड बाय 3/7। इसको यहाँ पर देख लो, ये ऑफ का काम पहले होगा तो नहीं कट रहा है, 9/28 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर का काम कर लो, 11/4 × 6/11। ठीक है, 7/8 × 7/12 प्लस, यहाँ डिवाइड का काम कर सकते हो आप, 5/7 × 28/9। ठीक है, चलो यहाँ इसको छोटा कर देते हैं, चलो आगे ही बता देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर काम, ये कटेगा नहीं, 11 कट जाएगा। ठीक है, 11 कट गया, 2 से कट गया 3 बार में, ये 2 बार में, तो 3/2 भागा, ये भागा डायरेक्ट पलट दो यहीं पे, 8/7 × 7/12 प्लस 5/7 × 28/9। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन काम पहले, ये 4 बार में 7 कट गया, ये 4 कट गया, ये टोटल आ गया 1। इस टोटल का जो वैल्यू आ गया हो गया 1 प्लस, अब यहाँ से देखते हैं सब 20/9। तो अब इसको करेंगे, बनाएंगे 9, 29/9, 29/9। ये एक पूर्णांक में है, देखते हैं पूर्णांक में आना चाहिए, तो 9 × 27, 3 पूर्णांक 2/9, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करवाए। ऐसे ही मैं रेगुलर बेसिस पे सीट लाता रहूँगा, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।